संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। जिज्ञासु दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ल आज आपसे बात करने जा रहा हूं हरिवंश राय बच्चन और उनकी मधुशाला पर। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन को समझने के लिए भारतीय नवजागरण, जिसका प्रारंभ 1843 या 1850 या 1857 से माना जाता है, लेकिन इस नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसी के आसपास मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ का खुलना और 1906 ईस्वी में सर सैयद अहमद द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना और 1905 में बंगाल का विभाजन और 1911 में बंगाल का भारत में विलय। इस परिप्रेक्ष्य को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के चक मोहल्ले में हुआ था और ये प्रतापगढ़ के का एक गांव है अकोढ़ा, वहाँ के कायस्थ थे और वहाँ के कायस्थ, जिसे आप लाला या पटवारी बोलते हैं, वे अपने आप को ब्राह्मण ही मानते हैं। इसलिए उन्हीं की लाइन है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मित्रों, 27 नवंबर 1907 से लेकर 18 जनवरी 2003 तक, यानी 18 जनवरी 2003 को इनका निधन बम्बई में हुआ था। आपने देखा होगा कि इनका जीवन जो था काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था। उतार चढ़ाव इन द सेंस था कि इन्होंने 1926 में इंटर पास किया, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और बीए में इनके विषय थे अंग्रेजी, दर्शन और हिंदी साहित्य। और उसी समय पर कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे 13-14 वर्ष की अवस्था में। और मुरादाबाद के एक छोटे से होटल के कमरे में अरुण कमल कोमल कलियों की प्याली फूलों का प्याला, ये लाइन बाथरूम में गुनगुना रहे थे, जैसा सामान्यतः हम बाथरूमों में गुनगुनाते हैं। और वही लाइन जो है मधुशाला वहीं से टपकती है 1933 में। लेकिन मधुशाला का प्रकाशन सुषमा निकुंज नाम एक प्रकाशक था, 1935 में होता है। इन्होंने 1930 ईस्वी में एमए अंग्रेजी साहित्य से पूरा किया, लेकिन 1930 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव में आकर इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और फिर 1938 में जाकर इन्होंने अंग्रेजी से एमए पूरा किया। आर्थिक उपार्जन के लिए दैनिक पायनियर जिला कचहरियों के संवाददाता बन गए 1932 में, और उसे भी छोड़ करके 1933 ईस्वी में अभ्युदय के संपादकीय विभाग से जुड़ गए। 1934 ईस्वी में ये अग्रवाल कॉलेज में हिंदी के अध्यापक बने और 1927 में ही इनका लग्न श्यामा जी के साथ हुआ। लेकिन श्यामा जी को अतड़ियों की प्रॉब्लम थी और अतड़ियों की समस्या के कारण श्यामा जी का ऑपरेशन पटना में हुआ, उन्हें यक्षमा भी हो गया, पटना में ऑपरेशन भी हुआ और श्यामा जी 17 नवंबर 1936 को दिवंगत हो गई। उसके बाद 370 दिन बाद यानी 22 नवंबर 1937 को उन्होंने निशा निमंत्रण की पहली पंक्ति लिखी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मित्रों, ये कवि का एक संघर्षपूर्ण जीवन है और उस संघर्षपूर्ण जीवन के साथ ही गांधी का आगमन होता है। गांधी का भी प्रभाव इन पर पड़ेगा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने जो भेदक रेखा खींची थी, उस भेदक रेखा को मिटाने का काम मधुशाला करती है। आप एक बार इनकी रचना संसार को देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। 1939 में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीटी किया और बीटी करने के बाद 1941 में लाहौर गए, वहीं तेजी बच्चन से परिचय हुआ और 24 जनवरी 1942 ईस्वी को उन्होंने दूसरी शादी तेजी बच्चन के साथ की। तेजी बच्चन से अमित और अजित 2 बच्चे हुए, आप जानते हैं। उसमें ज़्यादा मैं न जा कर के आपको रचना संसार की तरफ ले जा रहा हूँ। इन्होंने बाद में PhD कैम्ब्रिज से किया और बाद में ये 1966 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1969 ईस्वी में इन्हों 2 चट्टाने काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1990 में इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया। यानी अब इनकी जो रचनाएं हैं उनमें पहली रचना इनका 13 हार 1932, मधुशाला 1935, बच्चन के साथ क्षण भर 1934, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938,
एकांत संगीत 1938 और आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1945, बंगाल का काव्य 1946, खादी के फूल 1948, सूद की माला 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965, बहुत दिन बीते 1967, करती प्रतिमाओं की आवाज़ 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969, जाल समेटा 1973। ये 24-25 इनके काव्य संग्रह हैं मित्रों। इसके अलावा इन्होंने मैकबेथ का अनुवाद किया, ओथेलो का अनुवाद किया, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किया, सोपान और बच्चन के साथ क्षण भर, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, W.B. ईट्स एंड एक्टिल्ज, मरकत द्वीप का स्वर, नागर गीता, बच्चन के लोकप्रिय गीत हेमलेट, भाषाएं अपनी भाव पर आए, पंत के 100 पत्र, प्रवास की डायरी, किंग लियर, टूटी छूटी कड़िया, मेरी कविता की आधी सदी, सोहम हंस, 8वें दशक की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं, मेरी श्रेष्ठ कविताएं। इसके बाद इनकी आत्मकथा 4 खंडों में है, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। और उसके बाद इनकी जो रचनावली है वो 9 खंडों में आपको मिल जाएगी। मित्रों, इस तरह से देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन 27 नवंबर 1907 से लेकर 18 जनवरी 2003 तक काफ़ी कार्यरत रहे। आपने देखा हो कि मधुशाला क्यों लिखी। मित्रों, अगर आप राष्ट्रीय संस्कृत किताब आबिद हुसैन की पढ़ेंगे तो मुसलमानों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो सांप्रदायिक एकता थी उसको काफ़ी तोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में बना था। अब आप देखिए राष्ट्रीयता कहाँ है मधुशाला में, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। देश दुश्मनों ने जब हम में जहर फूट का था डाला, भूल गए तब टूटी थी लाखों प्यालों की माला, सीख सबक उस कट अनुभव से हमने है कष्ट लिया, फिर न बटेंगे पीने वाले, फिर न बटेगी मधुशाला। मित्रों, आप जानते हैं मंदिर मस्जिद हमें लड़ाते प्यार कराती मधुशाला, लेकिन बच्चन जी राष्ट्रीयता का संदेश दे रहे थे। हालांकि बच्चन जी प्रयोगवादी कवि हैं, लेकिन हिंदी आलोचकों ने उन्हें हालावादी बना दिया। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चन कभी शराब पीते नहीं थे, लेकिन उनकी कविता जो थी उसमें एक विश्व बंधुत्व था, एकात्मकता थी, उसमें सार्वजनिकता थी और उसको लेकर वो बराबर चिंतित रहा करते थे। और इसीलिए उन्होंने लिखा, पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला। आप देखिए, उन्होंने कहा पीकर खेत खड़े लहराते भारत पावन मधुशाला, यानी जीवन रूपी मधुशाला। जीवन जीने का एक नशा होता है और राष्ट्रीयता होता है। उनकी मधुशाला में एक राष्ट्रीयता की भावना थी। उस राष्ट्रीयता की भावना के बजाय मधुशाला को हालावाद का कवि घोषित कर दिया गया। लेकिन समय और परिस्थितियों के आधार पर सबसे पहले 1933 ईस्वी में इन्होंने मधुशाला को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनाई थी और उसके बाद 1935 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। लेकिन इसकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर आपने देखा होगा। मन्ना डे, हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी, बहुत सारे इनके प्रशंसक हैं, CD DVD, और उसमें आप यूट्यूब में जाएंगे आपको तमाम चीज़ें मिलेगी हरिवंश राय बच्चन पर। दूसरी स्थिति आप देखिए, राष्ट्रीयता के कई रूप हैं इसमें। स्वतंत्रता है त्रिसित बालिका, बलवेदी है मधुशाला। आप ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता है त्रिसित बालिका, त्रिसित माने प्यासी हुई बालिका की तरह स्वतंत्रता है, और बलवेदी है, यानी जिस तरह से सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल धीगड़ा, अपने आप उनमें एक खून सवार था आज़ादी प्राप्त करने का और उन्होंने अपने प्राणों की आहूत दे थी। इसीलिए उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता है त्रिसित बालिका, बलिवेदी है मधुशाला। ये अनुगूंज, ये राष्ट्रीयता की भावना, हमें इसे मधुशाला में देखना चाहिए। जीवन को अच्छी तरह से जीने की जो ललक मधुशाला ने हमें दिया है, उसे न देख करके हम केवल बच्चन को हालावाद का कवि सिद्ध करें, यह बात मेरे समझ में आती नहीं है। फिलहाल आप मधुशाला को पढ़ें, तब आप देखेंगे।
मित्रों, अभी तक जो हिंदी कविता थी, जो 7वीं शताब्दी से शुरू हुई थे, सरापा से लेकर और छायावाद तक, क्योंकि इनका जन्म द्विवेदी युग यानी द्वितीय उत्थान काल में हुआ, 1907 में हुआ और ये दिवंगत हुए 2003 में। इस दौरान इन्होंने आपने देखा होगा इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए, और जब इसका स्वर्ण जयंती वर्ष उन्होंने मनाया तो उन्हीं की लाइन से मैं आपको बता रहा हूं कि पहले की कविता कैसी थी और मधुशाला ने, जैसे प्रेमचंद के आने के बाद हिंदी उपन्यास की दशा और दिशा बदल गई, उसी तरह से हिंदी कविता में हरिवंश राय बच्चन के आने के बाद दशा और दिशा हिंदी कविता की बदली है। आप एक ही लाइन में देखिए, 5 दशक पहले हिंदी के गढ़ का तोड़ जटिल ताला, मिट्टी के घट प्याले लेकर निकला था यह मतवाला, सुख दुख की रस रंजित मदिरा उसने ऐसी बरसाई, मरुस्थली कविता थी तब की अब कविता की मधुशाला। यानी हरिवंश राय बच्चन के बाद आपने ध्यान दिया होगा 1916 से 1936 का जो समय है कविता का, वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1936 के बाद आसपास प्रगतिवाद कविता आती है, लेकिन इनकी जो कविता थी यह कविता ऐसी कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग सुनने के लिए आतुर रहते थे। इसीलिए कविता की लोकप्रियता को हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ने काफ़ी बढ़ाया है। जब आप ये किताब इनकी है, इस किताब का अगर आप अध्ययन करेंगे मधुशाला का, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी कविता को और मधुशाला के मार्फत जीवन जीने रूपी जो मधुशाला है उसको व्याख्यायित किया, उसका एक दार्शनिक, सामाजिक और पारिवारिक परिप्रेक्ष्य रखा। आप देखिए, एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने खुद लिखा है कि मित्रों मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मधुशाला पर हमने लिखा है, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद आप अलग है, लेकिन यह मेरी भावात्मक मधुशाला है। आप देखिए, मधु पीना जो है कायस्थों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मैं मधु से, शराब से हर समय दूर ही रहता हूँ। 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादा परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। यानी मेरे दादा परदादा सभी लोग मदिरा पीते थे, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम राष्ट्रीय सौहार्द के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए मधुशाला जीवन रूपी, सांसारिक जीवन रूपी मधुशाला को कविता के माध्यम के द्वारा आपके सामने 135 छंद, मधुशाला में टोटल अगर कितने छंद हैं, कितने हैं, 135 छंद हैं, और उन 135 छंदों को आप देखेंगे तो आपके आसपास लोक जीवन की जो आपाधापी है, जो संघर्ष है, जो विसंगति है, साफ झलकती है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है उसका रसपान आप अवश्य करें। उन्होंने यह भी बताया है कि चंद्रबरदाई शहाबुद्दीन गोरी जब पृथ्वीराज को अंधा करके ले गया था, और उस समय पर उन्होंने जो लिखा था, क्षत्रिय होए प्रधान खंडो दिखरावे, साहु होए प्रधान भरे घर राज थभावे, कायथ को प्रधान यह निसरहे पियंतो। आप देखिए, कायथ, बम्मन होए प्रधान रखवे निश्चिंतो, नाई प्रधान नहीं कीजिए चंद बिरद साची चवे, चहुआन बान गुर सठवे मत चुक्किस मोटे तवे। कहने का मतलब, अगर हर जाति की, हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी विशिष्टता है, कैसे आदमी को प्रधान बनाना चाहिए, यह बात हमें चंद्रबरदाई ने बताई है। और पृथ्वीराज रासो जब आप पढ़ेंगे तब यह बात आती है। और जो लाला लोग हैं, जो कायस्थ लोग हैं, उन लोगों को पुश्तैनी अधिकार है मदिरा पीने का, लेकिन हरिवंश राय कभी मदिरा पी नहीं, लेकिन मधुशाला रूपी मदिरा को लोगों तक पहुंचाने का काम हरिवंश राय बच्चन ने किया। इन्होंने उमर खय्याम की रुबाइयों का भावात्मक तो अनुवाद किया ही है, लेकिन अलग से ये मधुशाला लिखी। दूसरी तरफ रामायण को इन्होंने जनगीता के नाम से लिखा है, वो भी पठनीय है। तब आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि की रामायण, तुलसी की रामायण और हरिवंश राय बच्चन की जनगीता। कभी आप देखिए अगर आपको समय मिले तो। लेकिन आगे हम देखते हैं मित्रों,
हरिवंश राय बच्चन ने जब मधुशाला लिखी थी, उस मधुशाला के दौरान श्यामा जी आ चुकी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ था और स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण उनको आर्थिक विपत्तियों का भी सामना सतत करना पड़ रहा था। उसी के दौरान उनको बच्चे तो नहीं हुए थे, लेकिन बच्चे न होने के बावजूद भी 135 छंदों में उन्हें बात रखनी थी, इसलिए बच्चे ना हो, लेकिन उसके बाद किस तरह से लोक जीवन में तांत्रिक कर्मकांड होते हैं उसकी बात इन्होंने कर ली है। मृत्यु हो जाने पर भारतीय कर्मकांडों का अलग प्रकार से अलग जाति, अलग धर्म और अलग संप्रदाय में मान्यता है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में लिखा, पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्घन कर में पर प्याला, बैठ कहीं पर जाना, गंगा सागर में भर कर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर पर अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। यानी आप देखिए, पितृपक्ष जब आता है तो हम अपने पितरों को, माता पिता को का पिंडदान करते हैं या गया जाते हैं। उन्होंने बच्चे न उत्पन्न होने के पहले ही 1933 और 35 के आसपास ये कल्पना कर लिया था। यानी जो भारतीय समाज में ढोंग है, उस ढोंग का भी वो विरोध कर रहे थे और वे मधुशाला के प्रतीक के माध्यम से लोग जीवन को और ज़्यादा से ज़्यादा सरस बनाना चाहते थे और बाह्याडंबरों का सतत विरोध करते थे। इस रूप में भी मधुशाला का अध्ययन किया जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हरिवंश राय बच्चन कौन है। हरिवंश राय बच्चन साम्यवादी रचनाशीलता, साम्यवादी यानी मार्क्सवाद खत्म हो गया, लेकिन हरिवंश राय बच्चन 1933 में उस साम्यवाद को भी उन्होंने देखा था और कविता के माध्यम से हमारे सामने रखने की बात की थी। साम्यवाद, समाजवाद जिसे आप कहते हैं, क्योंकि वाचिक साम्यवाद, सैद्धांतिक साम्यवाद लोग जीवन के अनुरूप चलने वाला कई रूप रहे हैं, लेकिन कविता के माध्यम से उन्होंने पहली बार हमारे